नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। केंद्र में अपनी सीट रिजर्व हो सके, इसके लिए नेता जनता के बीच रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आरक्षण की आग चुनावी बयार में दावानल बन बेरोजगारी, कालाधन, विकास, महंगाई जैसे मुद्दों को झुलसाते हुए सियासी समर की तपिश बढ़ा रही है। लेकिन बवंडर बेकाबू हुआ धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम आरक्षण के बयान पर। तीसरा चरण खत्म होते होते ये मुद्दा हर नेता की जुबान पर है। ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर घमासान अब नजर में है। हिंदू मुसलमान आखिर क्यों, सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। लालू के एक बयान पर सियासी तूफान। मुस्लिम आरक्षण पर शुरू हुआ घमासान। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। जानकर उछाला मुद्दा या फिसली जुबान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता। धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। सिर्फ रिजर्वेशन की बात, दूसरे मुद्दे गौण। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ था। आरक्षण पर घमासान, अब हिंदू मुसलमान। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद ये मुद्दा अब हर नेता की जुबान पर है। क्या इसलिए क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम आरक्षण के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, या फिर जिस तरह से बातें की जा रही है, समाज के लिए घातक प्लान के साथ INDI अलायंस चुनाव में उतर रहा है। सवालों का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजद की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए असफर अहमद जी हैं, और साथ ही बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुमित जी आपसे ही, क्यों ये विभेदनकारी राजनीति? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि लालू जी और लालू जी की पार्टी और साथ साथ जिसके साथ उन्होंने गठबंधन करके रखा है, ये इंडी अलायंस पूरा का पूरा सनातन विरोधी है। पूर्व में भी इनके बयान आपने देखे होंगे। सनातन विरोधी एजेंडा इन लोगों ने सेट किया, चाहे मुंबई की बैठक हो, चाहे पटना की बैठक हो, चाहे इनके जो विभिन्न घटक दल हैं वो किस प्रकार से सनातन विरोधी बयान देते हैं, और दूसरी पार्टी जो है, दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उनको बचाने के लिए चले आते हैं। दक्षिण भारत में केरल में इनके साथ मुस्लिम लीग जो है वो जुड़ी हुई है। मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं का बयान आया कि हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के ऊपर मार करके टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जला देना चाहिए। तो क्या पूछना चाहता हूं कि लालू जी से और तेजस्वी जी से, क्या वैसे लोगों का वो समर्थन करते हैं? अगर समर्थन नहीं करते हैं तो वैसे लोगों के साथ गठबंधन करके क्यों रखा हुआ है? इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और यह भी बताना चाहिए कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, ये आर्टिकल 370 को फिर से लाने की बात क्यों करते हैं ये कांग्रेस के लोग, ये भी बता दे। क्या आर्टिकल 370 फिर से लागू अगर हो जाता है तो एक पाकिस्तान का लड़का अगर कश्मीर की लड़की से शादी करेगा तो उसको वहां पे जमीन मिल जाएगी, लेकिन क्या बिहार का या फिर पंजाब का रहने वाला एक मुसलमान लड़का जो है वो अगर कश्मीर की
लड़की से शादी करेगा तो उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो हम तो उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई हमने लड़ी और कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों की एकजुटता की बात वो की। 370 उनके एजेंडे को सूट करता है, लेकिन जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उनके एजेंडे में ये कहां से आता है कि हम मुस्लिमों के नाम पर अगर आरक्षण होता है तो ये विभेदनकारी बात हो देखिए, जाती है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक में किसको दे दिया गया? मुसलमानों को दे दिया गया। इसका हम विरोध करते हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा अगर हिंदू इस देश में रहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था की, सम्मान की रक्षा की बात अगर हम करते हैं तो ये गलत है इनकी नजरों में। इनकी नजरों में हम सांप्रदायिक हो गए। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करते हैं तो ये अपने आप को सेकुलर मानते हैं। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इनके जो घटक दल है ना, 6,667 से भी ज्यादा मदरसा जो है उसको ये कागज पे चलाते हैं। और कागज पे इनका जो मदरसा चल रहा था तो ये किसका पैसा ये लोग खा गए? ये तो मदरसा में आने वाला जो पैसा है जो मुसलमानों के लिए था तो वो खा गए। तो ये किसकी दलाली कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुसलमानों को हाशिए पे खड़ा रखने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस के लोगों ने किया। चलिए जवाब ले लेते हैं, हम फिर लौटेंगे कर्नाटक की बात। असफर जी आपके पास हम आएंगे, लेकिन पहले अरुण जी के पास चलते हैं, क्योंकि सुमित जी आरोप लगा रहे हैं कि जो आरक्षण दिए जाने की INDI अलायंस के नेता बात कर रहे हैं वो आरक्षण की कटौती पिछड़ा वर्ग SC ST OBC से होगी, और राजद अपने आप को पिछड़ों की पार्टी बताती है, तो फिर ये कटौती कैसे बर्दाश्त करेगी पार्टी? अरुण जी। देखिए दीपक जी, असभ्यपद ये है, हंसी आती है ऐसे बयानों पर। अभी हम सुमित जी बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ गया भाई? जो विधि सम्मत है, बाबा साहेब द्वारा जो रचित संविधान है, उसमें तो सामाजिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान है। जो अंतिम पायदान में खड़े लोग हैं, जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर लोग हैं, उसको आगे उठाने के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है उसके तहत ही आरक्षण दिया जाएगा। ये कहाँ से आ गया? देखिए दीपक जी, असल बात कहाँ है? 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया। तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। हवा हवाई उनके सारे मुद्दे साबित हुए। जनता रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भूखमरी पर, इस पर वोट कर रही है। और इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी भागती है। अब बिहार में देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट दिया, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना तो बंद पड़ी चीनी मिल चालू हुई, ना तो नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी मिला, न तो महंगाई कम हुई, न तो विदेशों से काला धन आया, न तो 15 लाख रुपया मिला, न तो किसानों की आय दोगुनी हुई, न तो गरीबों को पक्का मकान मिला। वही दूसरी तरफ 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में तेजस्वी यादव जी ने नजीर पेश करने का काम किया, 5 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम किया, जाति आधारित गणना करा के आरक्षण SC ST का अधिकार छीन के मुसलमानों को क्यों देना चाहते हैं? सिर्फ इतना बताइए अरुण जी। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। SC ST का अधिकार छीन के, OBC का अधिकार छीन के मुसलमानों को क्यों देना चाहते हैं? सिर्फ इतना बताइए। आप जवाब दीजिएगा। आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे, आपकी बारी आएगा तो नोट करके रखिए हमारे। लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए अरुण भाई। नहीं, बिल्कुल बता देंगे ना, आप तो सुन तो लीजिए। अरुण भाई सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा अरुण भाई, पूरी बात सुनूंगा, बहुत अच्छे से सुनूंगा। देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है, प्लीज बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं, आप चिंता मत करिए। अभी तो फर्स्ट राउंड है, सुन तो लीजिए। तो इसलिए दीपक जी, बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता मुद्दे पर, जन सरोकार जो जनता का सवाल है, उन सवालों पर वोट कर रही है। और वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। लगातार गिरगिट के तरह ये लोग कलर बदल रहे हैं। हर चुनाव, हर चरण में अपनी भाषा को बदल रहे हैं। कभी मंगलसूत्र, कभी गाय भैंस, कभी आरक्षण, कभी कुछ। लेकिन इस बार अरुण जी, एक कहावत प्रचलित है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये अगर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं तो उनके रंग के जाल में क्यों सम्मोहित हो रहे हैं और उसी तरह का बयान क्यों दे रहे हैं INDI अलायंस के नेता?
ये भी तो सवाल उठता है। दीपक जी, हम तो मुद्दे पर ही हैं, मुद्दे की राजनीति करते हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी 1200 में सिलेंडर देती है तो मैं 500 में देने की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन, चलिए हम 1 आपके करोड़ पास नौकरी लौटेंगे। देने की बात असफर कर अहमद जी रही के है। पास चलते हैं। असफर जी, कर्नाटक का उदाहरण सुमित जी ने दिया कि किस तरह से एक रास्ता तैयार कर दिया गया है। एक राज्य में जो हुआ उसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश है और SC ST OBC का आरक्षण काट कर मुस्लिम समुदाय को देने की कोशिश कर रही है INDI अलायंस, और इस तरह से प्रचार हो रहा है। क्या कहेंगे? दीपक जी, जब कन्या में गुण नहीं होता है तो कन्या को संवारा जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं। आपने अगर 10 साल काम किया है तो आप परेशान किस बात के लिए हैं? आप तो 400 पार की बात कर रहे थे, आज आप तो 200 के ऊपर भी नहीं आ पा रहे हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? आपने इतना काम किया है, सबको खाने के लिए मोहताज बना दिया है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1500 का बोल रहे हैं रिफिल कराओ गैस सिलेंडर, उसको जलाओ और खाना पकाओ। आपने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। आप कर्नाटक का उदाहरण देते हैं। देश तो ये भी जानना चाह रहा है कि जिसने मुसलमानों को वहां आरक्षण दिया, आपने उसी के साथ गठबंधन कर लिया, किया ना? देश तो ये भी जानना चाह रहा है। कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना बेवकूफ बनाएंगे सबको? देश तो सब जानेगा ना भाई। तो सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। मंगलसूत्र तो ये तो, अरे मुद्दे की बात कीजिए ना। अभी तो मुद्दे एक ही की बात मुद्दा कीजिए। दिख रहा है चुनावी माहौल में कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे और इसमें कटौती होगी SC ST OBC की। सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। आज चलिए। का टाइम्स ऑफ इंडिया देखा आपने? आज तो सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ा, उसमें तो सोशल की बात लिखी हुई है, उसमें धार्मिक तो है ही नहीं उसमें। चलिए, तो धार्मिक आधार पर नहीं, और ये संविधान भी कहता है, और यही बात INDI अलायंस के नेता भी कह रहे हैं। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आरोप प्रत्यारोप क्या चल रहा है, इस पे और थोड़ी बातचीत होगी। फिलहाल समय हो चला है, हम बिल्कुल जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुस्लिम आरक्षण, धार्मिक आधार पर आरक्षण, जो चौथे चरण के चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ती जा रही है इस मुद्दे के कारण, और हर नेता की जुबान पर यही मुद्दा है। आरोप बीजेपी पर कि बस बरगलाने की कोशिश, पोलराइजेशन की कोशिश। सुमित जी, जवाब। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के तंत्र ने संविधान को 128 बार से ज़्यादा बदलने का काम किया है, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। इनके प्रवक्ता बता रहे थे कि 200 सीटों की बात कर रहे थे। मैं स्पष्ट रूप से चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि 4 जून को 12:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 का अपना लक्ष्य जो है वो पार करेगी, और ये उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को देश की यशस्वी जनता से है, और कहीं ना कहीं हमने उनके लिए कार्य किया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनके लिए शौचालय बनाने की बात हो, तो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमने कार्य किया है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के आगे ताला लगाने की बात कौन करता है? ये राहुल गांधी जी ही तो करते हैं। UCC के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि पूरे देश में हम समानता का भाव लेकर के आए, और एक तरफ दूसरा दल है वो कहता है कि विरासत टैक्स लेकर के आओ। वो कहता है कि जैसे ही कोई हिंदू और सनातन मान्यताओं में बसा हुआ कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु होती है तो उसकी 55% संपत्ति लेकर के किस में बांटना चाहते हैं? माइनॉरिटी में बांटना चाहते हैं, और खास करके मुसलमानों के बीच बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने भी रिसोर्सेज भारत में हैं उसके ऊपर माइनॉरिटी का अधिकार है, और उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी का अधिकार है। तो ये स्पष्ट रूप से इनके नेताओं का विजन है कि एक तरफ मुसलमानों को बरगलाओ, मुसलमानों को धोखा दो। इन्होंने तो मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया, लेकिन ये छीन करके किसको देना चाहते हैं? ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। लेकिन 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में हिंदू जो हैं, उनको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम, उनको गाली दिलवाने का काम, उनको प्रायोजित तरीके से उनके मोरल वैल्यूज को डाउन करने का काम अगर कोई करता है तो ये RJD और कांग्रेस पार्टी करती है। हमने तो विकासकारी योजनाओं के माध्यम से देश में ऊर्जा के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन लेकर के आया? नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए।
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कौन निकाला? नरेंद्र मोदी जी ने निकाला। हजारों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में करोड़ों नौकरी देने का काम किसने किया? देश 5वीं जीडीपी बना तो किसने, किसके कारण? हजारों करोड़ों नौकरियों का सृजन हुआ। 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से जब उनके खातों में पैसा डालने का काम किया गया तो किसको फायदा हुआ? एक तरफ तो गरीबों को फायदा हुआ, दूसरे तरफ से बैंकिंग उद्योग जो है वो कितना बढ़ा, कितनी करोड़ों नौकरियां जो है वो लोगों को प्राप्त हुई। जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हमने लाभान्वित किया तो कितने लोगों को लाभ हुआ, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हुई। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हजारों लाखों जो है चिकित्सकों को नौकरियां प्राप्त हुई, हजारों लाखों नर्सेज जो हैं उनको नौकरियां प्राप्त हुई। सुमित जी, लाभार्थियों के इस लिस्ट में अगर मुस्लिम समुदाय विशेष रूप से जुड़ जाता है तो क्या नुकसान? देखिए, मुस्लिम समाज, हमने जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत लाभान्वित किया तो क्या हमने पूछा क्या कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला तो क्या उनका जात पूछ के, उनके मुसलमान जान के क्या दिया और नहीं दिया क्या? जब हमने 4 करोड़ लोगों को घर बना के दिया तो क्या उनसे उनका मजहब पूछा क्या? ना जाति पूछी, ना मजहब पूछा, ना पंथ पूछा, ना संप्रदाय पूछा। लेकिन सोनिया गांधी जी के जो सलाहकार हैं वो कसाब की वकालत करने चले जाते हैं। सोनिया गांधी जी के साथ रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। आए दिन इनका बयान आता है। तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं को अपमानित करने का काम हो रहा है। अरुण जी क्या जवाब देंगे? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना फर्क है देश की जनता जान चुकी है। इसलिए अब इनके बहकावे में आने का तो कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता। बहुत लंबी चौड़ी बातें बोल रहे हैं सुमित जी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हैं। अब बताइए, संविधान बदलने की कौन बात करता है भाई? लगातार इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। आप सुन लीजिए ना। आप देखिए सुमित जी, ये गलत बात सुन रहे थे, सुनिए। आरक्षण के खिलाफ कौन गया आज तक? मंडल कमीशन जब लागू हो गया तो उनके खिलाफ में कमंडल लेके कौन निकला? मंडल कमीशन का विरोध किसने किया ये बताइए अरुण जी। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप सुनिए चुपचाप। और जाति आधारित गणना जब बिहार में होने लगा तो आपने देखा पर्दे के पीछे से किस तरीके से इन लोगों ने विरोध करने का काम किया। तो इसलिए इनका चार चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। 4% मुसलमान को आरक्षण देने की बात कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है। देखिए इसका चरित्र। वहां विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है। वहां का मैनिफेस्टो इनको याद नहीं है, भूल गए। अरुण जी, सिर्फ इतना बताइए ना कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के आगे टांगने की बात करने वालों के साथ गलबैया क्यों की? देखिए सुमित जी, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। आप इत्मीनान से हम लोग कहीं आपके बीच में हम लोग नहीं बोले, इसलिए कृपया करके सुना करिए, अपने टाइम में अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, कुछ फैक्चुअल एरर हो तो वहां सुधार किया जा सकता है। बातें रख रहे हैं अरुण जी। जी अरुण जी, तो इसलिए हम मुद्दे की बात करते हैं और आपने देखा रोजगार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख नौकरी देने की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा 19 लाख नौकरी देंगे। 2020 से लेकर 2009 अगस्त 2022 तक में कितनी नौकरियां थी, ये डाटा पेश करनी चाहिए। वही हमने, हमारे नेता ने काम किया है, काम के बल पर जनता हमारे साथ है, तो इन लोगों को बेचैनी हो रही है। भरमाने की राजनीति कर रहे हैं, भटकाने की राजनीति करते हैं, भावनात्मक मुद्दे के सहारे वोट लेना चाहती है। लेकिन इस बार वोट मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का चलिए, मतलब बीजेपी को वोट नहीं मिलने जा रहा है, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, ये अरुण जी कह रहे हैं। बहरहाल मुद्दा हम मुस्लिम और हिंदू धार्मिक आधार पर आरक्षण को लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उस पर है। असफर जी, आपसे भी वही सवाल जो सुमित जी ने किया है कि इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जब हम सबके लिए योजनाएं लाते हैं तो वहां ना धर्म पूछते हैं ना जात पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसका विशेष रूप से उल्लेख करती है कि एक धर्म विशेष को वो विशेष तरजीह देगी। ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है, आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज टुडे, आज मेरा एक आदमी गया आयुष्मान कार्ड लेकर इलाज कराने के लिए, नहीं हुआ उसका, क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है,
इसलिए वो नहीं होगा, वो इलेक्शन के बाद होगा। फिर क्यों ऐसी योजना बना रहे हो भाई? योजना ऐसी बनाइए ना जिससे किसी लाभुक को फायदा हो। ऐसी योजना क्यों बना रहे हैं आप? सिर्फ पेपर पे काम करने से नहीं होता है, ज़मीन पे आना पड़ता है। ऐसी योजना बनाने से क्या फ़ायदा? हमारा देश सीढ़ी लगाकर कहाँ पहुँच गया है और हम ज़ीरो हैं। वी आर ज़ीरो। हम लोग नौकरीहीन हो चुके हैं, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। पीएचडी करके आदमी पीछे भूखा मर रहा है, नौकरी नहीं है हमारे पास। अनडेवलप्ड हो चुके हैं हम लोग, अनएम्प्लॉयड। कौन इसका जिम्मेदार है? कैप्टन को ताली पड़ती है तो कैप्टन को वो भी पड़ता है। हर काम करेंगे। वैक्सीन में क्या किया इन्होंने? जब जाहिर है ये तो आपने तो मार दिया आदमी को, सुई के नाम पे मार दिया ना आपने। कितना बड़ा गलत काम किया आपने। अभी भूल गए ड्राइवर, क्या कानून आया था ड्राइवर पे? याद है ना? कुछ दिन पहले मैं गया था गाड़ी से, पूरा रोड बंद किया हुआ था ड्राइवर लोग यहाँ पे। मैंने पूछा क्या बात है भाई? तो बोला कि वो 7 साल और 10 लाख ऐसी कुछ, 10 साल और 7 लाख रुपया जुर्माना है इन लोगों पे एक्सीडेंट हो जाने पे। याद है ना सब चीज़? मैं तमाम ड्राइवर भाइयों से बोलता हूँ, मत भूलो उसको। वोट देने से पहले एक बार सोच लेना तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। जिसने जिसने झेला है, सबों से मैं अपील करता हूं, तुम लोग झेलो हो, सोच लो। वोट देने से पहले सोच लीजिए। आप कह रहे हैं झेला है जिसने, उसके लिए पार्टी सोच रही है। मुस्लिम समाज ने किस तरह से झेला है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में? हम नहीं, चुनावी मंच से वही बातें हो रही है और कोई दूसरी बातें ही नहीं हो रही है। तो एक बार उस पर तो जवाब दीजिए कि मुसलमान किस तरह से झेल रहे हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है ना, तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब देखिए मीटिंग में, रैली में क्या बोलते हैं? पाकिस्तान खुश हो रहा है, राहुल गांधी जीत रहे हैं तो पाकिस्तान कांग्रेस जीत रही है, पाकिस्तान खुश हो रहा है। अरे पाकिस्तान को हमसे क्या मतलब है? हमको पाकिस्तान से क्या मतलब है? वी आर इंडियन, हमको इंडिया से मतलब है। चुनाव इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान क्यों आ रहा है बीच में? चलिए, तो चुनाव देश में हो रहा है और देश की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ही उससे बात कीजिए ना। चलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, समय एकदम नहीं है सुमित जी, एकदम छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस को पाकिस्तान से क्या प्रॉफिट है, मैं बताता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने कसाब की वकालत की थी और अरुण भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अरुण भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था तो लालू जी ने एक कमिटी बना के वैसे लोगों को मदद किया था जिन लोगों ने कार सेवकों को जलाया था, और उस कार सेवकों में सबसे ज्यादा ओबीसी थे और उसमें भी यादव कम्युनिटी के लोग थे। समय हमारा खत्म होता जा रहा है, लेकिन अब चूंकि अरुण जी और उनकी पार्टी पर सीधा आरोप है, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया। अरुण जी, सुमित जी ठीक है, वक्त एकदम नहीं है। अरुण जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपको समय देना बनता है क्योंकि सीधे आरजेडी पर आरोप लगा है। देखिए दीपक जी, कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी नाक रगड़ के मर जाए, लेकिन अब देश की जनता उनके भावनात्मक नारे और भावनात्मक मुद्दे में फंसने वाली नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, असफर जी और सुमित जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भावनात्मक मुद्दों पर अब जनता किसी नेता को, किसी पार्टी को भाव नहीं देगी, लेकिन आरक्षण जनता से जुड़ा वो मुद्दा है जिससे भावनात्मक रूप से भी आरक्षित समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और वो उनके भविष्य का निर्धारण भी करता है। तो ऐसे में अगर आरक्षण का मुद्दा इतना हवा दिया जा रहा है इसे, तो इसका क्या असर होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।